to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar, and this week talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict. There's a conflict between abiding law or arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. And where justice is concerned, the Romans believed that justice is a goddess whose throne tempest could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. We welcome in our studios our esteemed guest today. We welcome Dr. Aviral Malik from the Bharatiya Janata Party. Aviral Malik Sahab, namaskar, welcome to the show. We welcome B.N. Kumarji, a very senior journalist, a very independent political observer. B.N. Kumar Sahab, welcome to the show, sir. Namaskar. Namaskar, namaskar. We begin with you, Aviral Malik Sahab, and we welcome Advocate Sushil Vyasji from the Shiv Sena. The Shiv Sena. Advocate Sushil Vyasji, welcome to the show, sir. Dr. Aviral Malik Sahab, आज जिस प्रकार से मोदी जी got the 20th Global Award in Ethiopia, 20th Global Award, एक से एक बढ़कर देशों से. But what we saw here, पृथ्वीराज चौहान जी, सीनियर कांग्रेस लीडर, जो आरोप किए कि इंडिया lost Operation Sindoor on the day one, on the first day, we lost, हम हार गए first day. आपको आ रही है? So, Aviral Malik Sahab, how do you see that? Yes, statement coming from the senior Congress leader that India lost Operation Sindoor on day one itself. Aviral Malik Sahab, किस प्रकार से स्टेटमेंट को देखते हो आप पृथ्वीराज चौहान जी का? Dr. Aviral Malik ji, can you hear me? जी बिल्कुल आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है. हाँ बोलिए. आप तो सुने, मैंने प्रश्न ये था कि मोदी जी got the 20th Global Award in Ethiopia. At the same time, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान सीनियर कांग्रेस लीडर ने आरोप लगा दिए we have lost. पृथ्वीराज चौहान जी का कहना कि इंडिया lost Operation Sindoor on the first day itself, first day of the war. हम हार गए. ये स्टेटमेंट को किस प्रकार से देखते हो? बिल्कुल, देखिए, जहां तक विषय ऑपरेशन सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हुआ, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा. उससे पूर्व में भी चाहे स्ट्राइक का विषय हो, सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हुई. मैं समझता हूं वो भी सबने देखा. और उसके साथ साथ जहां तक विषय पाकिस्तान की कमर तोड़ने का, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, हमारे एक तरीके सैनिकों ने किया पूर्ण रूप से. और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों के इस प्रकार के अगर बयान आते हैं, मैं सोचता हूं बहुत ही दुखद है, निंदनीय है. और आपके टीवी चैनल के माध्यम से इसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूं. और जहां तक विषय है एक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो वैश्विक पटल पे भारत को मान सम्मान दिलाने का काम और उसके साथ साथ भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने का काम माननीय मोदी के नेतृत्व में हो रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है. मैं समझता हूँ इस चीज को एक्सेप्ट करना अनिवार्य है. और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और हमारे लक्ष्यों का, हमारा पूर्ण रूप से लक्ष्य है कि देश को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर की बात हो, डिफेंस सेक्टर की बात हो, फॉरेन अफेयर्स की बात हो, और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, या फिर मजबूत रक्षा नीति का विषय हो, या फिर विषय हो एक तरीके से मजबूत और परिवर्तित विदेश नीति का, तो आज वो स्पष्ट रूप से सब चीजें सामने आ रही हैं, स्पष्ट दिख रही हैं. आज हमारी विदेश नीति मजबूत है, हमारी रक्षा नीति मजबूत है, और पूर्ण रूप से भारत आज मजबूत है, सक्षम है, और अपने दुश्मन मुल्कों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत करता है. पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत के द्वारा किया गया. इस चीज को स्पष्ट समझना चाहिए. और चाहे अगर बात कर जाए, जब एक तरीके से नेशनल लेवल पर बात हो रही है, तो एक तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं उलझना चाहिए. सबसे पहले सभी लोग भारतीय हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए. और जब पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हमारी सरकार, हमारी सेना कर रही है, हमारा देश कर रहा है, मैं समझता हूँ सबको चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा होने का काम करना चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो. यही मेरा केवल निवेदन है.
I'll come to Advocate Sushil Vyas ji. Advocate Sushil Vyas ji, एकनाथ शिंदे जी ने भी निंदा किया है। पृथ्वीराज चौहान जी का ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वक्त पर आना, सुशील व्यास साहब आप कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी दैट एडवोकेट सुशील व्यास, दैट इंडिया लॉस्ट द वॉर द फर्स्ट डे, ऑपरेशन सिंदूर? किस प्रकार से आप देखते हो सुशील व्यास जी? I can't hear Sushil Vyas ji. Engineering. नमस्कार 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 सर, नमस्कार। वो पृथ्वीराज जी चौहान ने जो कहा, शायद उनके खुद की आत्मा की आवाज भी नहीं है। कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के विवाद पर बयान देकर के अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। अचानक उनकी पार्टी में भी उनको कोई जिम्मेदार पद अभी शायद इस समय नहीं है, और जिस विधानसभा क्षेत्र का वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे पिछले साल, आपने देखा करीब 35-40 हजार मतों से वो वहां विधानसभा में भी परास्त हुए। तो ठीक है, जनता में उनकी साख क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य यही था, और इसलिए बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो और केंद्र में मंत्री रहा हो, उसको कम से कम इतने हास्यास्पद बयानों से बचना चाहिए, ये हमारी सलाह है। बट एडवोकेट व्यास जी, क्या इस प्रकार से बयान जब एक सीनियर लीडर करते हैं तो हाउ डज इट अफेक्ट द मोरल ऑफ द आर्मी? आर्म फोर्सेस के क्या मोरल को अफेक्ट करते हैं? बिकॉज आर्म फोर्सेस इज फाइटिंग अ बैटल फॉर द कंट्री, देश के लिए वो जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहा है, और यहाँ पॉलिटिक्स में उनको कीचड़ उछाला जा रहा है कि आप हार गए फर्स्ट डे। हाउ डू यू सी दैट? नामियार जी, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का एक एक साथी जो इस समय बोल रहा है, वो हताशा निराशा में बोल रहा है। न वो देश हित में बोल रहा है, न देश के लिए बोल रहा है, न देश के जो सैनिकों के, वीर सैनिकों की आप बात की, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए पूरा देश जानता है कि इस तरह के बयानों का क्या मतलब है, और इस तरह के बयान वो खुद आत्मा के ऊपर आवाज की अगर अपने हाथ रख ले दिल पे, तो कहेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन प्रचारित करने के लिए और प्रसारित होने के लिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें आर्मी का कोई मनोबल घटने वाली बात नहीं है। आर्मी का मनोबल बढ़ाने के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, 140 करोड़ की जनता ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के नौजवानों का हौसला अफजाई की है। You know, now terror, BN कुमार जी, now terror camps का फोटोग्राफ, कैमरा एविडेंस, 11 जो एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय किए वो एविडेंस, राहुल गांधी जी खुद सैल्यूटेड द आर्म फोर्सेस, कह रहा है कि आर्म फोर्सेस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये सब होते होते हाउ कैन पृथ्वीराज चौहान गिव अ स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज टू अपोलोजाइज? किस प्रकार से? बीएन कुमार साहब, यू आर एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, सीनियर जर्नलिस्ट, किस प्रकार से स्टेटमेंट को देखते हो बीएन कुमार जी? I think it should be dismissed straight away. Don't take him seriously. Prithviraj Chauhan is not relevant today. He is neither a Congress spokesperson nor is he holding any position. I don't think he is holding the party brief also. I'm very sure that in a day or two, Congress will also say it is his individual opinion, personal opinion, could be personal opinion, and the Congress is not bound by that. It's a very that's what the Congress should say, and I'm very sure they're going to say the same thing. Should not be taken very seriously, and it's very unfortunate. Of course, armed forces know, even the lowest, the last man, the Sainik, the soldier in the army knows what they are doing. They don't take these political statements seriously, whether somebody is praises to the sky high or makes this kind of silly statements. Army knows what they are doing. They will do their professional job thoroughly, right from the general to the last Sainik. अविरल मलिक साहब, पृथ्वीराज चौहान जी ने यही नहीं कहा। पृथ्वीराज चौहान जी ने 2 दिन पहले यह स्टेटमेंट दिया कि 19 जनवरी को बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला दिल्ली में, महाराष्ट्र से एक मराठी प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिलेगा, एप्स्टीन फाइल्स का कुछ होने वाला है, वो फॉलो करे संजय राउत। तो क्या ये, हाउ डू यू सी दैट? क्या इज नॉट हैविंग द ब्रीफ? बिकॉज वो कह रहा है और कह रहा है कि मैं प्रूव करूंगा एंड आई विल। हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मलिक? किस प्रकार से आप देखते हो इसको? चेंज होगा, सेंटर में चेंज होगा जी। देखिए, जहां तक विषय बयानबाजी का और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण दे और कांग्रेस पार्टी इस बयानबाजी को रोकने का काम करे तो सही रहेगा, और वरना तो कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटली नुकसान होगा, ये तो गारंटीड है। और कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली इस पर बयान जारी करना चाहिए। हर विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कमेटी करती है, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन करते हैं, कांग्रेस के नेता करते हैं, बल्कि राहुल जी भी कई बार आ जाते हैं, इनके कम्युनिकेशंस के इंचार्ज हैं जयराम रमेश जी, वो आ जाते हैं सामने, या फिर एक तरीके से पवन खेड़ा जी सामने आते हैं, सुप्रिया सुळे जी भी सामने आ जाती हैं। हालांकि वो आईटी की हेड है, सोशल मीडिया की हेड है, लेकिन एज ए स्पोक्सपर्सन रहना उन्हें अच्छा लगता है, तो वो भी कई बार सामने पीसी करने आ जाती है।
तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे तो शायद बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। अन्यथा निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार की बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है, और जनता निश्चित रूप से वोट की चोट करके समय आने पर मुंहतोड़ जवाब देती है। और जनता के पास केवल एक ही मार्ग होता है वोट के माध्यम से चोट करने का, और निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं तो जनता अपने आप तय करती है, और उसके बाद फिर ये ईवीएम को खराब बताते हैं। पहले खुद इस प्रकार के कर्म करो, उल्टे सीधे बयानबाजी करो, उसके बाद जनता वोट ना दे, और दूसरी पार्टी विकास कर रही हो जनता उसको वोट दे दे, और इनको अगर जनता वोट ना दे तो फिर ईवीएम को खराब बता दो। मैं समझता हूँ ये प्रणाली गलत है और पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है। वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये नारा था संडे को, जिस प्रकार से कांग्रेस का जबरदस्त रैली हुआ था, वो नारा लग गया कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। पहली बार राहुल गांधी जी ने मोहन भागवत जी को टारगेट किया, आरएसएस के मोहन भागवत जी को टारगेट करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा मोहन भागवत जी को सत्ता सत्य से प्यारा, सत्ता सत्य से प्यारा है मोहन भागवत जी का। ये अटैक आरएसएस पर किस प्रकार से आप देखते हो डॉक्टर अभिनंदन मलिक साहब? नहीं, मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद है, क्योंकि आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और आरएसएस राजनीति में भी नहीं है। आरएसएस का एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कहाँ है, इन्हें बताना चाहिए। आरएसएस तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरीके जनता को, सभी लोगों को, समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, सोशल हार्मनी की बात करता है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जब भी इस देश में आपत्ति आई, विपदा आई, आपदा आई, किसी प्रकार की पीड़ा आई, समस्या आई, एक तरीके किसी प्रकार से बाढ़ आई या फिर किसी भी रूप में समस्या आई, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही था, और संघ के ही स्वयंसेवक थे जो मदद करने के लिए सबसे पहले सामने आए और जमीनी स्तर पर उतर के मदद करने का अभूतपूर्व काम किया। चाहे और युद्ध की अगर बात कर ली जाए, चाहे 1971 के समय की बात हो या फिर एक तरीके से कारगिल वॉर की बात हो, निश्चित रूप से सामने आके संघ के स्वयंसेवकों ने मदद करने का अभूतपूर्व काम किया। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए इसी क्षेत्र में विस्तृत रूप से, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल निश्चित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर ये बात कर रहे हैं, संघ पे अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इन्हें जान लेना चाहिए इस चीज को कि संघ किस रूप में जमीनी स्तर पे काम करता है, देश के लिए काम करता है। माँ भारती की सेवा करने का संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक काम करता है। जब ये ट्वीट के कमरे में बैठकर खेल रहे थे, तब उस कोरोना काल के दौरान, उस कोरोना काल के दरमियान संघ का स्वयंसेवक घर घर जाकर जनता की, लोगों की सेवा करने का भूतपूर्व तरीके से संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे थे। और संघ पे अगर आरोप लगाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप लगाइए, लेकिन पहले शाखा में जाके देख लीजिए, क्योंकि जिस पे आप आरोप लगाते हैं वो खुद ही ऑफर कर रहा है, खुद ही कह रहा है कि हमें आइए और देखिए, और तब भी आप उसे देखने ना जाए, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से इनकी गलती है। अगर इन्हें आरोप ही लगाना है, कुछ उसमें समस्याएं ढूंढनी है, तो इन्हें जाना चाहिए सुबह के समय में संघ की शाखा जाए, 5 बजे उठे और संघ की शाखा जाए जो भी इनकी नियरेस्ट शाखा हो, और वहां जाकर के देखें, समझे, जाने कि संघ किस रूप में काम करता है। और सभी को, चाहे कोई जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी जात पंथ संप्रदाय का हो, कोई भी हो, मैं समझता हूँ सभी को संघ एक सूत्र में पिरोने का स्पष्ट रूप से काम करता। डॉक्टर सुशील व्यास जी, आंदोलन जबरदस्त तरीके से संडे को कांग्रेस वोट छोड़ गद्दी छोड़, नाउ योर स्टडी where election process is concerned is beautiful and fantastic. प्रियंका गांधी जिस प्रकार से कहा कि हरियाणा में हुआ वोट चोरी, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, कर्नाटक में वोट चोरी हुआ, बिहार में वोट चोरी हुआ, बिहार में एसआईआर के माध्यम से 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया जो इंडिया अलायंस के थे। ना हाउ डू यू सी दिस चार्जेस ऑफ प्रियंका गांधी? और आगे जाके कहती है कि इफ यू हैव द गट्स, आप बैलेट बॉक्सेस पर चुनाव आप फिर से शुरू कर दो। इज इट पॉसिबल? हाउ डू यू सी इट, एडवोकेट सुशील व्यास जी? नाम्बियार जी, मैं बहुत विनम्रता से एक बड़ी कड़वा सच्चे रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ईवीएम की शुरुआत कहाँ हुई? भाजपा के शासनकाल में हुई या कांग्रेस के शासनकाल में हुई? तो क्या ईवीएम बदल गया? क्या वही ईवीएम है या कोई दूसरे मशीन है? और या ईवीएम को प्रोडक्शन करने वाले सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं? है ना, ये सब देश की जनता को जानना चाहिए, या आरोप लगाने के पहले बताना चाहिए कि किस तरह से मतलब गड़बड़ हुई तो कहाँ हुई। और जहां तक सवाल आप कह रहे हैं बिहार का, तो बिहार की जनता ने तो पूरा समर्थन दिया था एसआईआर को, और मतदान भी किया,
और भर भर के मतदान किया। वहां की एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची इतनी साफ स्वच्छ हो गई कि आपने देखा कि न भूतो न भविष्यति, इतना अच्छा रिजल्ट वहां पर आया। और जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के खाली हवा में बात करते हैं, उनको एक कड़वा जवाब देने के बाद कि आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, आपने हरियाणा का नाम लिया। नामबिहार जी, आप तो वकालत करते हैं, आप हमारे प्रोफेशनल ब्रदर हैं, आप जानते हैं कि भारत के कानून के अनुसार कोई भी चुनाव में अगर गड़बड़ी या गलत कोई काम हुआ है तो उसको चुनौती देने का विधानसभा और लोकसभा में मात्र कम से कम एक तरीका है, वो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 80 में इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी होती है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विद इन 45 days. I just want to know how many election petitions were filed by so-called people, those who are now alleging irregularities or illegality. महाराष्ट्र में कितनी फाइल हुई, हरियाणा में कितनी फाइल हुई? अदरवाइज क्या मतलब है इस चीजों का? जहां आपको कानूनी रूप से वैधता को चुनौती देनी थी, वो आप करते नहीं, खाली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये इस तरह की रैलियों में, रामलीला मैदान में भाषण देकर के जनता को गुमराह करने की बात करते हो। कानूनी जो तरीका है उसको क्यों नहीं अपनाते हो? एसआईआर भारत के समय इस इलेक्शन कमीशन ने एक संवैधानिक तरीका है जो इंटेंसिव तरीके से मतदाता सूची को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उस प्रक्रिया को अपनाया है। अब ये उन्होंने कल एक नई चीज कह दी कि 2023 में इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने के लिए इन्होंने एक नया कानून ले आया। अब मुझे नहीं समझ में आता है इनके कौन स्पीच लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ये देश के नेता विपक्ष हैं, लोकसभा में सबसे बड़े सदन के, कभी कभी तो लगता है सर पे हाथ रख के बैठ जाएं कि कहीं भी हो विपक्ष का नेता तो कितनी हल्की बात करता है, कितनी आधारहीन बात करता है। मैंने उसको पढ़ा, 2023 का जो अध्यादेश आया है, कानून आया है, उसमें मैंने इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट और उनकी सर्विस कंडीशन के बारे में पढ़ा। उसमें धारा 16 में जो लिखा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर के रहते हुए किसी व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसको किसी भी तरह से कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये वर्ड को वो पकड़ के बैठे, लेकिन वो अगली 2 लाइन नहीं पढ़ते। उनके ऊपर इम्पीचमेंट लग सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर लगता है। आप क्या किसी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई गलत कार्य अगर मान लो हो जाए दुर्भाग्य से, तो आप सीधे सीधे हटा सकते हो क्या? उन पे एफआईआर कर सकते हो क्या? उन पे सिविल केस कर सकते हो? नहीं, उसकी एक तरीका है। उनके ऊपर आपको महाभियोग चलाना पड़ेगा। जैसे भी आपने देखा तमिलनाडु के एक जज के ऊपर विपक्ष के कुछ साथियों ने महाभियोग की नोटिस दी है, तो क्यों नहीं किया भाई? उस समय आपने क्रिमिनल किसी ने रोका था? नहीं, कानून नहीं कहता। कानून कहता है एक प्रक्रिया है कि आपको महाभियोग लाना पड़े। जब आप महाभियोग लाओगे तो क्या गलत हुआ बताओगे, देश की जनता के सबसे बड़ी संसद पंचायत के अंदर रखोगे, लोकसभा राज्यसभा में उस पर बहस होगी, तब तो उसमें कौन सा गलत है? और पहली बात, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो उनकी सारी सर्विस कंडीशन, लीव हो, अपॉइंटमेंट हो, उम्र हो, सारी सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष है। तो इसीलिए ये महाभियोग को ला करके ये भी वो बात उनके समकक्ष रखी। और अगर इतना ही है तो ये जो एसआईआर में जो प्रक्रिया चल रही है वो डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर जो बाकी 2 हैं वो नहीं करते। वो करता है नीचे का ईआरओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर या प्रदेश लेवल का ऑफिसर या जो बूथ लेवल पे जो ऑफिसर है वो करते हैं। तो अब उनको उनके खिलाफ अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो मैं उनको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, भारतीय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, देयर आर 2. भारतीय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 is different, that relates to election process, and Indian representation of people act 1950 that relates to this registration of electoral and division of seats, MLC, राज्यसभा वगैरह वगैरह। तो उसमें सेक्शन 32 है, उसमें अगर किसी ने भी अपने अधिकार के क्षेत्र के बाहर जाकर कोई गड़बड़ी की है, गलत काम किया है इलेक्टोरल रोल के रजिस्ट्रेशन में या किसी का नाम डिलीट करने में या एडिशन करने में, अगर उचित कार्रवाई का कंप्लेंट होने पर उनके खिलाफ 3 महीने से लेकर 2 साल की सजा का प्रावधान है उस संबंधित अधिकारी पर। काम तो वो करता है ना कि काम कोई ज्ञानेश कुमार जी जाकर ब्लॉक लेवल पे करने वाले हैं क्या? जिसने गलत काम किया है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे किया हो, असेंबली लेवल पे किया हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया हो, स्टेट लेवल, तो उसके प्रोविजन बना है। धारा 32 1950 इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें नहीं है वो तो भाई कही वो किसने लाया? वो तो 1950 से कार्यरत है। और नहीं तो भारत का संविधान जिसके तहत इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, आर्टिकल 324, उसका 324(5) पढ़ लो, उसमें भी लिखा रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, वो एच पार भी थे सुप्रीम कोर्ट।
और वो किसने लाया? वो क्या मोदी जी की सरकार ने लाया? वो तो 1952 से लगा हुआ है। तो आप किसको गाली दे रहे हो, किसको गुमराह कर रहे हो? ये सारे प्रावधान जो हैं वो पहले से कार्यरत है। एक उनको एक अलग से सेटअप बना के, रेगुलेशन बना करके 1923 में लाया गया। दैट इज एट पार विद 324(5) and section 32 of Indian Representation of People 1950. So they are just misguiding the people of India. I'll come to BN कुमार जी। BN कुमार जी, आप कांग्रेस के टॉप लीडर्स के साथ बहुत करीबी से काम किए। हाउ डू यू सी कांग्रेस का बार बार एडवोकेट सुशील व्यास जी ने क्लियर कट डिफाइन करके द लीगल फ्रेमवर्क, द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच द एंटायर सिस्टम वर्क्स एंड व्हाट आर द लीगल रेमेडीज अवेलेबल विद द कांग्रेस। आप कांग्रेस के करीब से काम किए, व्हाई आर द कांग्रेस नॉट फॉलोइंग द लीगल रेमेडीज? बड़े बड़े मोर्चे कर कर कहता है कि नाम लेकर अब कहा ज्ञानेश कुमार, राहुल गांधी जी संभालिए, संधू जी संभालिए, जोशी जी संभालिए, वी आर वॉचिंग। आर यू थ्रेटनिंग इलेक्टेड कमिश्नर्स? किस प्रकार, हाउ डू यू सी द एंटायर प्रोसेस? बीएन कुमार साहब, सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं कांग्रेस के साथ में काम किया है, कांग्रेस साथ में काम नहीं किया, कांग्रेस लीडर के संपर्क में था, बाकी सारे पार्टी के लीडर्स भी के संपर्क में हूँ। बीजेपी, शिवसेना, सारे लीडर्स के साथ में भी मैं संपर्क में था। एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आई शुड मीट देम, सबसे मैं मिलता था। इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ मैं कांग्रेस वालों के नजदीक हूँ, लेकिन एक विचारधारा है, उनकी लड़ाई चल रही है। एंड आई एम इंडिपेंडेंटली एनालाइजिंग एवरीबॉडी। मैं सबको ये क्रिटिसाइज करता हूँ जो भी काम करते हैं, वेदर बीजेपी और कांग्रेस। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ कांग्रेस की तरफदारी करता हूँ, बीजेपी की क्रिटिसाइज करता हूँ। रही मिस्टर व्यास की जो इम्पीचमेंट वाली बात, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट इज ब्रॉट आउट, but there is the issue about impeachment. Impeachment can be executed and done only by the majority party. अगर माइनॉरिटी पार्टी इम्पीचमेंट की नोटिस लाएगी, अगर मोशन एडमिट भी होगा, मोशन पास नहीं होगा। और जस्टिस वर्मा के केस में, जहां जिनके घर में हम लोगों ने कैश देखा था, हाफ बर्न्ड कैश पकड़ा गया था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, इम्पीचमेंट वाली बात चल रही थी बहुत दिनों तक। उसी के मामले में मिस्टर धनखड़ को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनकी इम्पीचमेंट हुई क्या अभी तक? उनको उसके बारे में कुछ कार्रवाई तो नहीं हुई ना। तो पॉलिटिकल इश्यूज विल बी टेकन एट पॉलिटिकल लेवल। आप देखें, इवन व्हेन बीजेपी वाज इन द पोजीशन, they used to also hold the house to the ransom, they used to also hold the proceedings, and they also used to conduct agitation. उतना क्यों कर्नाटक में नहीं करती है क्या एजिटेशन बीजेपी? अब तेलंगाना में नहीं करती है कि जहां पर वो अपोजिशन में है, करती है। इट इज देयर पॉलिटिकल राइट टू कंडक्ट एजिटेशन एंड शाउट। तो अगर उसको वो पॉलिटिकल लेवल पे उसने एलिगेशन किया, उसको आप उस तरह से जवाब दो। जवाब क्या मिला बीजेपी से? जब राहुल गांधी वाज एड्रेसिंग ऑन दी वोट चोरी, गद्दी चोट पार्ट 2, जो उसने हरियाणा के बारे में बताया था, उस टाइम कांग्रेस के बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे ये तो टाइम आने पर असली क्या नाम है, किरण रिजिजू कह रहे थे ये तो फॉरेन टूर पे चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। आर दे रिलेटेड? ठीक है, उसने एजुकेशन किया, उसके ऊपर जवाब दो ना। ठीक है, फॉरेन टूर पे चला गया, किसी को पता ही नहीं है, ऐश कर रहे बाहर जाके, मान लीजिए। लेकिन असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा तो ये वोट चोरी वाली इश्यू जो है ना, उसके ऊपर जवाब दीजिए ना प्रदीप। तो वोट चोरी आपके हिसाब से हो रहा है, हाउ डू यू सी दैट? इज एनीबडी प्रूव्ड इट? जैसे व्यास जी कह रहा कि चोरी हो तो तुरंत आप वहां कंप्लेन है, ये फलाना फॉर्म है, ये तो व्हाई डोंट यू डू दैट? बीएन कुमार जी, द कांग्रेस। देखिए, वोट चोरी एक पॉलिटिकल एलिगेशन है। वो वोट बे वोट कोई अभी तक उसको प्रूफ नहीं किया, लेकिन मेन 4-5 पॉइंट उन्होंने जो उठाया था, वो तो एक तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेजेंट करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको खारिज कर दिया। कहता कि हमारे माँ बहनों को, माताओं को क्या वीडियो पे दिखा सकते हैं क्या? क्यों माता बहनें वीडियो पे दिखाई नहीं देती है क्या? जो इलेक्शन क्यू में खड़े रहती हैं, वो सब दिखाई नहीं देती है क्या? उसको उस चीज को ठुकरा देना, और एक डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं देती है, और कहता है कि आप एफिडेविट फाइल करके आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप बोलिए ना कि कहाँ कहाँ। अभी उन्होंने जो ब्राजीलियन लेडी वाली बात उठाई, गलत एड्रेसेस वाली बात उठाई, और एक ही जगह पे 250, 300, 1000 वोटर की लिस्ट वाली बात उठाई। ये तो 2-3 चीज तो इवन इंडिया टुडे जैसे मीडिया हाउसेस में जाके क्रॉस चेक किया है, वहां पर उन्होंने माना है ये चीज सच है, मतलब देयर एलिगेशंस आर मोर और लेस ट्रू। तो उसको उस लेवल पे उसको टैकल कीजिए, और आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है, होना भी चाहिए, मशीन रीडेबल लिस्ट दीजिए लोगों को, देन दे कैन फाइंड आउट कि कितना डुप्लीकेट है, कितना नहीं है। मैं कल बता रहा था इस चीज को, कल परसों यूपी में भी ये बात निकली थी, योगी आदित्यनाथ ने भी उठाई इस बात को कि
4 करोड़ वोटर की लिस्ट मिसिंग है, इसके ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। और योगी जी ने खुद ने कहा है इसमें से 80 to 90% आपके वोटर है, यानी बीजेपी के वोटर है। तो ये सब होती है, टू एवरी ह्यूमन तो बिल्कुल होती है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर मशीन के थ्रू अगर आपको करना है तो आपको मशीन रीडेबल लिस्ट दीजिए ना। इलेक्शन होने के बाद आप लिस्ट देते हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, बीएन कुमार जी, व्यास जी ने पूरे एक्सप्लेन कर दिया लीगल पॉइंट्स। जो कांग्रेस के तरफ से जो रियल प्रॉब्लम्स है, बीएन कुमार जी ने हाईलाइट कर दिया। आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स देते नहीं, एफिडेविट्स जो देते उसका रिप्लाई देते नहीं है, रीडेबल मशीन रीडेबल आप वोटर लिस्ट आप देते नहीं, व्हाई? और योगी आदित्यनाथ, जहां आप फ्रॉम उत्तर प्रदेश राइट नाउ सिटिंग देयर, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कंप्लेन किया कह रहे। तो डॉक्टर अविरल मलिक जी, आखिरकार यू नीड टू हैव अ सॉल्यूशन। जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ह्यूमन एरर की भी जिस प्रकार से बात की गई, और उसके साथ साथ जहां तक हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का विषय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी प्रकार की कहीं भी कोई त्रुटि होती है या किसी प्रकार से रियल वोट कटती है, उसके हम भी सबसे बड़े विरोधी हैं और नहीं कटनी चाहिए, ना कटने दी जाएगी। उसकी निश्चित रूप से एक तरीके दोबारा वोट बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक विषय है फर्जी वोटों का, तो सबका स्पष्ट मानना होना चाहिए कि फर्जी वोट कटनी चाहिए और डंके की चोट पर कटनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए एक तरीके से एसआईआर के मुद्दे की, तो मैं समझता हूँ एसआईआर का मुद्दा जो इतना बड़ा एक तरीके से बनाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर एसआईआर की बात कर जाए, जिसकी उम्र 18 साल की हो रही है, उससे अधिक हो रही है, उसका एक तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जा रहा है। जो दिवंगत हो जा रहा है, जिसका निधन हो जा रहा है, निश्चित रूप से उसका नाम हटा दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है वोटर लिस्ट में से, और अपडेट एंड अपग्रेड करने का काम निश्चित किया जा रहा है। और जहां तक विषय है एक तरीके शुद्धिकरण का, तो शुद्धिकरण की अगर बात कर ली जाए, तो शुद्धिकरण इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है, ये 9वीं बार इस देश में हो रहा है। इस चीज को भी याद रखना चाहिए। और बात आती है जब ईवीएम की, ईवीएम सही होने की, ईवीएम एक तरीके से खराब होने की, मैं समझता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस मुल्क के, इस देश के, इस आवाम के द्वारा चुने गए, इस 2 बार प्रधानमंत्री रहे इस मुल्क के, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो ईवीएम के माध्यम से ही दोनों बार चुने गए। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए एक तरीके से ईवीएम की, सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब आज ईवीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री चुने गए हैं। भगवंत सिंह मान साहब मुख्यमंत्री अगर चुने गए हैं ईवीएम के माध्यम से हैं। रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री ईवीएम के माध्यम से हैं। सिद्धरामैया साहब ईवीएम के माध्यम से चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अगर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, तो ईवीएम के माध्यम से डंके की चोट पर निश्चित रूप से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए एक तरीके से वोट चोरी की या फिर इस प्रकार की बात की जाती है, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, तथहीन है। और जब बात आती है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का और भारतीय जनता पार्टी का किसी रूप में कोई संबंध नहीं है। चुनाव आयोग आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, कल भी था। और जहां तक विषय है मुख्य चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और एक तरीके से इतिहास में भी रहे हैं। इंदिरा जी के समय भी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों रहे, और आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ सवाल खड़े करना पूर्ण रूप से गलत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके इलेक्शन कमीशन का, तो ये पूर्ण रूप से संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। और भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना है, कम से कम ये चीज भी कांग्रेस को स्पष्ट करनी चाहिए। और जहां तक विषय है एक तरीके से सवाल खड़े कर देने का, तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को अपमानित करना, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर देना, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उस दिन खड़े कर देना जिस दिन अगर फैसला अपने विरुद्ध आ जाए, अपने खिलाफ आ जाए, और जिस दिन फैसला पक्ष में आ जाए उस दिन कह दिया जाए कि लोकतंत्र आज बच गया है, आज लोकतंत्र सुरक्षित है। जब खिलाफ फैसला आ जाए तो कह दिया जाए कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। मैं समझता हूँ ये भी चीज गलत है। और सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, जुडिशरी हो, पूर्ण रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर लोकतंत्र के चारों स्तंभों की बात कर ली जाए, तो चौथा स्तंभ की अगर बात की जाए मीडिया की, मैं समझता हूँ मीडिया का भी अपमान गोदी मीडिया कहकर किया जाता है, वो भी पूर्ण रूप से गलत है। और कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने का काम किया था और प्रेस की बिजली काट दी गई थी। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ी थी 1975 में। और उसके साथ साथ जुडिशरी की बात कर जाए तो कोर्ट्स पे ताले जड़ दिए गए थे, ये फ्रीडम छोड़ी थी। और इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ क्या हुआ था, उसके बाद मंत्रालय बदल दिया गया था, वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्हें क्या प्रेशराइज किया गया था,
वो भी सबको मालूम है कि किस तरीके से अखबार में खबर छपने से पहले या ब्रॉडकास्ट होने से पहले एक तरीके से पीएम आवास आनी चाहिए, ये किसने प्रेशराइज किया था, वो भी तथ्यों के आधार पर सबको मालूम है, ऑन रिकॉर्ड है चीजें। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए 1975 के दौर की, तो किस तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया गया, संविधान का जनाजा निकाला गया। और अगर वो पार्टी संविधान की बात करे, मैं समझता हूँ गलत है पूर्ण रूप से। और जहां तक विषय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो मौलिक अधिकारों को एक तरीके से प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस ने इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करके सभी विपक्षी नेताओं को जबरन जेल में भेजा, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। चाहे चरण सिंह जी रहे हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, एल के अडवाणी जी रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, या फिर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी पार्टी के साथ अभी अलायंस किया हुआ है, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हो। मुलायम सिंह जी की पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध की रही है। और अगर बात कर जाए, जो लोग कहते हैं कि वो लोहियाइस्ट है, तो लोहियाइस्ट मैं समझता हूं आज की समाजवादी पार्टी में लोहियाइस्ट कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि लोहियाइस्ट तभी हो सकता है, लोहिया जी का जीवन पूर्ण रूप से कांग्रेस विरोध पर टिका हुआ था। अगर लोहिया जी के जीवन की बात की जाए, उनका पूरा राजनीतिक जीवन, उनका पूरा एक तरीके से अगर पढ़ा जाए, तो कांग्रेस विरोध ही उनका मुख्य लक्ष्य था। और आज जिस तरीके से अलायंस है, और दूसरी ओर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजा गया था इसी कांग्रेस के द्वारा, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पूरी राजनीति, पूरा जीवन और उनका राजनीति का प्रारंभ भी कांग्रेस विरोध के आधार पर हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस के वो हमेशा विरोधी रहे। बात जब की जाती है कि नेहरू जी का विरोध कर दिया जाता, नेहरू जी का विरोध नहीं, अगर नेताजी की ही बात कर जाए, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़े मुखर रूप से विरोधी थे नेहरू जी के। और चाहे नेहरू जी की रक्षा नीति का विषय हो, नेहरू जी की विदेश नीति का विषय हो, या फिर विषय हो एक तरीके से जो नेहरू जी की चीन पे पॉलिसी थी, ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी इस चीज को समझ रही है, समझेगी, इसलिए अखिलेश जी निशाना साधने का काम कांग्रेस पार्टी पे करते हैं। हालांकि वो कंधे पर रख के बंदूक चलाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। एक तरीके से मैं समझता हूं कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस टूटेगा, ये ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जब उसके बाद चुनाव यहां लड़ेगी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यूपी में ना कांग्रेस का कैडर है, ना कांग्रेस का ग्राउंड है, और उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, 80 लोकसभा सीटें हैं। ये चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वेस्ट यूपी की बात हो और एक एक जिले की बात हो, पश्चिमी यूपी में तो जिला अध्यक्ष ढूंढे से नहीं मिलता कांग्रेस। डॉक्टर मलिक, आई कम टू यू। एडवोकेट व्यास जी, जो बीएन कुमार जी ने प्रश्न उठाया, बोले कि व्हाई मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रहा है बिफोर द इलेक्शंस, वीडियो रिकॉर्डिंग किस प्रकार से दे नहीं पाते, व्हाई द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू गिव वीडियो रिकॉर्डिंग, एफिडेविट्स आर नॉट बीइंग आंसर्ड, फेक एड्रेस। तो ये सब हम इम्पीचमेंट में कहा कि अगर ओनली द रूलिंग पार्टी विशेस देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इट इज बायस्ड अगेंस्ट द ऑपोजिशन। तो एडवोकेट सुशील व्यास जी, डज द लॉ फेल देयर, डज द लॉ फेल टू गिव जस्टिस? नाम्बियार जी, आपका मैं लास्ट वाक्य को पहले डील करना चाहता हूं। ओके। कि इम्पीचमेंट लाने और वो सफल नहीं हो पाना, 2/3 मेजोरिटी तो होगी नहीं, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या भाजपा जिम्मेदार है या मोदी जी जिम्मेदार है, या देश की जनता का एनडीए के प्रति प्यार है कि उन्होंने इतनी ज्यादा संख्या में एनडीए को जिता दिया? अब आपकी 2/3 मेजोरिटी नहीं, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है? या आपने जनता के बीच में जाके अपना कुछ आधार नहीं बनाया, आपने विश्वसनीयता खो दी, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है? अरे भाई, आपका सदन में 2/3 बहुमत नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार है? तो इम्पीचमेंट तो इम्पीचमेंट के तरीके से आएगा ना, इम्पीचमेंट तो वहीं आएगा, सदन में आएगा, और 2/3 बहुमत चाहिए, ये उसको संविधान यही इन्होंने लाया हुआ है, मोदी जी ने नहीं लाया हुआ है। ये 2/3 बहुमत के बाद ही महाभियोग पास हो सकता है। क्या ये मोदी जी के शासनकाल में पास हुआ है क्या, या पहले से हुआ है? तो आप क्यों मोदी जी को इसके लिए दोषी करार देना चाहते हो? और देश की जनता ने आपको 2/3 बहुमत नहीं दिया, उतनी संख्या नहीं दी। पिछली बार तो आपको नेता विपक्षी दल के लायक भी संख्या नहीं थी, तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं एनडीए वाले भाई? अब दूसरी चीज आपने कहा कि वोट चोरी, और 2-3 राज्यों का नाम जिक्र में आया, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार 14 नवंबर को रिजल्ट आया। अभी आज हम लोग 17 पे हैं, करीब 12-13 दिन बाकी है
45 डेज होने को इलेक्शन पिटीशन अभी भी किसी ने नहीं किया हो, अभी भी किसी को लगता है बिहार में अनियमितता हुई है, इलीगैलिटी हुई है, तो मेहरबानी करके भारत की संवैधानिक संस्था को गाली देने के बजाय वहां के उच्च न्यायालय में जाकर के धारा 80 ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इलेक्शन पिटीशन फाइल करने की सलाह दे दीजिए उनको, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई पिटीशन है इलेक्शन पिटीशन चैलेंज करने के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा में मुझे तो कुछ ज्यादा दिखाई दी नहीं। बातें जरूर हो रही है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 महीने बाद हो रहे हैं। अरे भाई उस समय आप रीडेबल जो वोटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के और उनके सहयोगी दलों ने चुनाव नहीं लड़ा गया? मैं नामियाल की बहुत वैलिड क्वेश्चन आज देश की जनता के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। क्या वोटिंग लिस्ट नहीं थी तो आपके उम्मीदवारों ने चुनाव क्या लड़ा? कैसे आप वोटरों के पास गए? किस आधार पे वोटरों को वो आपने स्लिप बांटी? अगर आपके पास वोटर लिस्ट नहीं थी तो आपके पास वोटर लिस्ट नहीं थी तो आपका ये जो पोलिंग एजेंट जाके बैठा बूथ में, उसको आपने क्या लिस्ट दी चेक करने के लिए? मैंने क्या आप गुमराह कर रहे हैं? मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो 4वीं 5वीं क्लास का बच्चा भी नहीं करेगा। इफ दैट मीन्स आपकी पोलिंग एजेंट के पास कोई लिस्ट नहीं थी, इसका मतलब आपके उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा विधानसभा लोकसभा का, उनके पास वोटिंग लिस्ट नहीं थी, या कहिए किसी ने नहीं कहा आज तक। अगर आपके पास लिस्ट थी तो व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट यू वांट? दैट इज द लिस्ट on the basis of which you contested the election. Now how can you blame the same? How can you now say that deny the same? So you can't say that we were not having a voting list. The voting list was very much there with everyone, every candidate, every party. In fact, every recognized party has been given free of charge voting list. Even yesterday or day before yesterday in UP also, and another 12 states where this SIR is going on, free of charge उनको draft voting list दी गई है. That's why they came to know कि कितने लोग मिसिंग है, कितने लोग मर गए, कितने लोग शिफ्ट हो गए. Otherwise, from where you got those figures? So ये कहना कि हमको खाली तकनीकी रूप से वही वोटिंग लिस्ट चाहिए, ये नहीं चाहिए भैया, तो आप चुनाव लड़ते समय मांग लेते। उस समय क्यों चुनाव लड़ लिया उसके बिना आपने? आप नॉमिनेशन भरते समय कह देते अनलेस इलेक्शन कमीशन गिव्स अस, so we will boycott the elections. That you know not. You participated in election. You contested election. Unfortunately, people of this country have not shown any faith in you. You lost the election miserably. So now you can't blame the process. You can't blame the process, BN कुमार जी। BN कुमार जी, पूरे व्यास जी ने पूरे आपके एक एक चीज रीडेबल, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का जवाब दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग का जवाब दिया, एफिडेविट्स का जवाब दिया। Why you not complying the legal process? BN कुमार जी। सबसे पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट a spokesperson for Congress, nor am I holding a brief for Rahul Gandhi. No, you're not. राहुल गांधी ने इतना ही मांगा था कि मशीन रीडेबल लिस्ट, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट तो दिए जाती है सब लोगों को, लेकिन दैट लिस्ट अगर मैं कंप्यूटर में डालूं चेक करने के लिए कितना डुप्लीकेट है, कितना ये है, कितने के एड्रेस, जीरो एड्रेस है, अभी तक किसी ने वो जीरो एड्रेस का जवाब नहीं दिया। तो ये सारी चीजें जो है ना, आई एम सेइंग इलेक्शन कमीशन शुड आंसर दिस क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग कि लिस्ट नहीं मिल रहा है, सब लोग लिस्ट के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ठीक है वो, लेकिन जो लिस्ट दी जा रही है शुड बी मशीन रीडेबल, और कुछ नहीं मांगा कांग्रेस ने। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लोगों को भी उसने स्टेज पे लाके प्रेजेंट किया, और उसने वेरी क्लियरली कहा था कि एक सेकेंड कॉल कमिंग, तो उसमें उसने क्लियरली कहा था कि ये 6 महीने लगे हमको ये लिस्ट को एनालाइज करने के लिए, you know. So you want to add something more, BN कुमार जी? Now, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कहा कि SIR is NRC in disguise, SIR is NRC in disguise, और NRC यानी आप किसके वोटर्स, PDA के वोटर्स को डिलीट कर रहे हो। 3 करोड़ वोटर्स को ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। ये अखिलेश यादव जी का चार्ज है, बिकॉज 2027 में वहां पर इलेक्शन है। You want to comment something on that, BN कुमार जी, before I go to Dr. Viral Malik जी? About what? Sorry, I could not get you. Is SIR NRC in disguise? NRC से आप क्या माइनॉरिटी वोटर्स को डिलीट करना चाहते हो, जो वोटर्स प्रॉब्ली इंडिया अलायंस के? ये चार्ज ऑपोजिशन विद सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन अखिलेश यादव जी ने कहा। हाउ डू यू थिंक इट कैरीज वेट? डज इट कैरी वेट? क्या आप let election commission answer, let election commission answer this question. I am nobody to answer this. तो क्योंकि वहां पर
हर चीज में तो जाति और कास्ट वगैरह तो पूछी जाती है, वेदर इट इज सेंसस और वोटर लिस्ट में तो आती ही है। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली चीज है, ये जो फॉरेन नेशनल वाली भूत जो खड़ी की गई थी बिफोर बिहार इलेक्शन, बिफोर झारखंड इलेक्शन, इवन मिस्टर बिस्वास, हेमंत बिस्वास also Hemant Biswas also went and shouted from the rooftops, foreign voter, foreign list for intruders, घुसपैठिया घुसपैठिया। कहाँ निकले घुसपैठिया बिहार में? अगर घुसपैठिया है उसके जिम्मेदार कौन है? ये सारी चीजों का आंसर दीजिए ना। तो बस ठीक है, जो लेट द इलेक्शन कमीशन आंसर दैट। आई हैव नथिंग मोर टू से ऑन दैट। डॉक्टर अविरल मलिक जी, यू हर्ड अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर इज एनआरसी इन डिसगाइज। आप पीडीए के लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हो, 3 करोड़ वोटर्स को डिलीट कर दिया आपने। आपने जो इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए, घुसपैठियों के लिए सेपरेट कैंप्स बनाए। समाजवादी पार्टी के कल थे स्पोक्स पर्सन, बोले कितने लोग को पकड़े उस डिटेंशन कैंप्स में। दीज आर सम थिंग्स डॉक्टर मलिक आपको आंसर करना पड़ेगा। डॉक्टर मलिक जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जिस तरीके से बात ईवीएम की, एसआईआर की, चुनाव आयोग की, और उसके साथ साथ एक तरीके से चुनाव आयोग की या फिर घुसपैठियों की, मैं समझता हूँ इन्हीं चीजों की जा रही है। तो इस चीज को जान लेना चाहिए। अगर घुसपैठियों की पर्टिकुलर बात हो तो घुसपैठियों को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और घुसपैठियों को चिन्हित करके निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई करने का काम उनके विरुद्ध किया जाएगा। और जहां तक विषय घुसपैठियों का, इस विषय को लेकर सभी पार्टियों को एकजुटता पूर्वक इस विषय पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि घुसपैठियों को किसी रूप में इस देश में रहने का कोई अधिकार इलीगली नहीं है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट है। और उसके साथ साथ जो हमारे संसाधन हैं उन पे भी हमला करने का काम और बेवजह हक जमाने का काम घुसपैठियों के द्वारा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय घुसपैठियों का, तो ये भी हमारा तो स्पष्ट मानना है कि ये देश किसी रूप में कोई धर्मशाला नहीं है। और जहां तक ये घुसपैठियों का सवाल है, जो रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उनका सवाल है, तो इस चीज को भी एक्सेप्ट करना अनिवार्य है कि अगर पश्चिम बंगाल की विशेषकर बात कर जाए तो पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की है। और संविधान की अगर बात कर जाए तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो ममता बनर्जी की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है। होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसएसपी, डीसी और पूर्ण रूप से कमिश्नर, सारे पुलिस थाने ममता बनर्जी को रिपोर्ट करते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं, उनके एक तरीके जुरिस्डिक्शन एरिया में आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है, ममता बनर्जी जी की जिम्मेदारी बनती है। उन्हें पीसी के माध्यम से भी इस विषय पर स्पष्टीकरण प्रदान भी करना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये विषय है, उनके भी राज्य की सुरक्षा से, और किस रूप में इसको हैंडल कर रही है और क्या उनका मानना है। वो हर विषय पीसी एक तरीके पीसी करती हैं, तो इस विषय पीसी करें, अच्छा रहेगा। और जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि घुसपैठियों पे कठोरतम कार्रवाई होगी और डंके की चोट पर होगी और सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन राष्ट्र हित में करना चाहिए। पंकज चौधरी जी, पंकज चौधरी दी ओबीसी चीफ ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या पीडीए में डेंट होगा? समाजवादी पार्टी राइटिंग ऑफ, बोले कि पंकज चौधरी जी का कुछ होगा नहीं, ना पीडीए का इफेक्ट होगा। हाउ डू यू सी दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ समाजवादी पार्टी? जी नहीं, देखिए मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लंबे समय से पर्सनली देख रहा हूं पंकज चौधरी जी को। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पंकज चौधरी जी का, ये उनकी जो इमेज है, जो महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में आप कभी जाएंगे, किसी व्यक्ति से वहां से पूछ लेंगे फोन करके, वो चाहे किसी राजनीतिक दल का होगा, बेसिक एक तरीके से प्राइमरी मेंबर, लेकिन वो आदरणीय पंकज जी की बुराई नहीं कर सकता है। गारंटी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और किसी को कोई मैं समझता हूं किसी रूप में समस्या हो उसका तत्काल समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास जहां तक उनसे होता है वो करते हैं। और अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, और उसके साथ साथ केंद्र में नेता हैं, वो हमारे निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र मंत्री हैं। और जहां तक विषय है उनके संसदीय क्षेत्र का और सांसद होने का, तो निश्चित रूप से वो 7 बार के लोकसभा के सांसद हैं और पूर्व डिप्टी मेयर हैं गोरखपुर क्षेत्र के, और पूर्व पार्षद भी हैं। तो लंबा उनका राजनीतिक करियर है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को इसका लाभ होगा। और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जी का नेतृत्व में लड़ेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम पंकज चौधरी जी उत्तर प्रदेश में करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट। डॉक्टर सुशील व्यास जी, आज पूरे चर्चा, कांग्रेस हेल्ड प्रोटेस्ट, नेशनल हेराल्ड विक्ट्री उनकी तरफ से, देखें वी गॉट अ विक्ट्री।
It shows how Prime Minister Modi and the Modi government is doing illegal work. Illegality has been exposed by the National Herald order, where the lower court has refused to admit the particular case. Asks ED को बोले कि we are not going to take cognizance of this case. How do you as a lawyer see that? Advocate Sushil Vyas ji, क्या personal liberties of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were encroached by Enforcement Directorate in the investigations? नामियार जी, जो जजमेंट आया है अब न्यायपालिका पे, तो मैं आप जानते हैं बहुत नहीं कम बोले। Yes. बयान देता हूं, लेकिन अगर उस पे कोई छीछालीदर या उस पे कोई गलत तरीके से अपना कोई निर्णयात्मक एनालिसिस कोई करे, उसके पहले उसको पढ़ लेना चाहिए कि वहां के न्यायालय ने क्या फैसला दिया है. इट इज प्योरली अ टेक्निकल, इट इज नॉट एक्विटल. उन्होंने कहा कि आपने एक व्यक्तिगत व्यक्ति नेमली सुब्रमण्यम स्वामी की पर्सनल कंप्लेंट पर जो आपने ये केस दायर करके उसकी बेसिस पे इसको आगे बढ़ाया और उसमें आपने जो चार्जशीट फाइल कर दी, वो टेक्निकली रॉन्ग है. आपको अगर कोई ईडी के माध्यम से कोई चीज को बढ़ाना था तो ईडी का ऑफिशियली एफआईआर होना चाहिए. उसकी एक प्रोविजन है, उसका एक तो तरीका है, उसका एक प्रोसेस है. विदाउट फॉलोइंग दैट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी's complaint, personal private complaint, you have proceeded. That's why that case is technically rejected. It's not that acquittal हो गया अब माँ बेटों को. देखिए, ये उनको ईडी को किसी ने नहीं रोका है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से. यदि रोका है तो शायद मैंने वो लाइनें नहीं पढ़ी है कहीं. उन्होंने मात्र टेक्निकल ऑब्जर्वेशन कहा है कि जस्ट बिकॉज सुब्रमण्यम स्वामी की पर्सनल कंप्लेंट पे आप प्रोसीड कर गए, आपको प्रोसीड करना चाहता है एफआईआर के बेसिस पे. एफआईआर जो था उसका एक प्रोसेस अलग है. अनलेस देयर इज एन एफआईआर इन प्रॉपर वे, यू कांट प्रोसीड. दैट्स द टेक्निकलिटी इन्वॉल्व. एंड बाकी नहीं है तो ठीक है, वो आगे न्यायपालिका देखेगी. लेकिन ये नहीं है कि किसी को ये कह दिया कि आप निर्दोष हो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, आप पाक साफ हो, दूध के धुले हो. ऐसा नहीं न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन किया है. But you don't believe that personal जो liberty है सोनिया जी और राहुल गांधी जी के was never violated. ये जिस प्रकार से, because नामियार जी I understood. yes. सपोज सुब्रमण्यम स्वामी जी की कंप्लेंट नहीं होती और ईडी की ये प्रोसेस फॉलो करके एफआईआर होती, तो फिर क्या होता? उसमें आप फिर मुझे क्या प्रश्न पूछते? कंप्लेंट तो वही होती ना. बिल्कुल. मुझे आप क्या प्रश्न पूछते? नहीं पूछते. How the personal liberty is curtailed under Article 21, which is guaranteed. तो we all saw कितने दिन 4-4 घंटे किसी को बिठा दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था. उस व्यक्ति को जो आप पप्पू कहते हैं, पप्पू से आप पूछ रहे नेशनल हेराल्ड के बारे में. हम नहीं कहते, हमने कभी नहीं कहा, हमारे दल ने कभी नहीं कहा. जो भी कहते हैं, आई एम जनरली टेलिंग पॉलिटिकल पार्टीज वो ट्राइंग टू हाईलाइट हिम पप्पू. तो वहां मैं बोलता हूं कि इतने पर्सनल, फिर आप कहेंगे कि मोदी जी को भी हैरेस कर दिया था 2002 से लेके 2013 तक. आई मीन इज देयर एनी इक्वालिटी इन दैट? उस पे Nambiar ji, you are my professional brother. You are also in a practice, yes, yes. legal practice. You know that investigation is a very vast term which cannot be defined. Yes, yes. Which cannot be defined, और उसका जो scope है unlimited है. Sky is the limit for that. If during the investigation certain things are there, you have to undergo certain process. Now उसको अगर आप पर्सनल लिबर्टी कहते हो तो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 15-15 साल जेल में जाके आते हैं, अंतोगत्वा उनको एक्विटल मिलता है. तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनको 5 दिन भी तो जेल में नहीं रखा गया. 15-15 साल जेल में जाकर निर्दोष छूटते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? तो क्या प्रोसेस बंद कर दें, जांच बंद कर दें, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें? कर दें, या ये कर दीजिए कि भाई गांधी परिवार के लिए इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अलग होगा, आम हिंदुस्तान के नागरिक के लिए अलग होगा. वो भी एक कोडिफाई किया जा सकता है. अगर ये चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं. बीएन कुमार जी, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एडवोकेट सुशील व्यास जी ने पूरे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया जिस प्रकार से देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नेशनल, देयर वाज जस्ट टेक्निकल एरर था. उस चीज को कोर्ट ने कहा कि यू कैन प्रोसीड विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक. तो किस प्रकार से आप देखते हो? डू यू बिलीव, बिकॉज कांग्रेस ने इस चीज को हाईलाइट कर दिया, इलीगैलिटीज, दे सेड इलीगैलिटीज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन प्रोजेक्टेड एंड हाईलाइटेड बाय द कोर्ट्स. बीएन कुमार जी, इस चीज के ऊपर कल भी चर्चा हुई थी. मैंने एक ही बात कहा था कि एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न एंड कांग्रेस के खिलाफ भी जो एलिगेशंस थे उस समय भी थे, पीछे बीजेपी ने काफी सारा उछाला था. जब राहुल गांधी वाज पनिश्ड, हिज सीट वाज अनसीटेड, घर से भी उसको निकाला गया था, उसमें बीजेपी ने तूफान नहीं खड़ा किया था क्या? वो चलता है पॉलिटिकली, दे आर बाउंड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, दे आर बाउंड टू मेक स्टेटमेंट
ऑफ दैट। दोनों पार्टी करती है, इसमें कुछ लीगल प्रोसेस नहीं है। यस, ये एक बात बराबर है जो एडवोकेट साहब ने कहा कि इट इज टेक्निकल इश्यू। आपने एफआईआर फाइल करे बगैर हमारे सामने आ गए, which is why he has refused to take cognizance. So that is the minimum thing that the thing that the ED should have done. ठीक है, they will get the ED, the FIR filed. They are also going to challenge in the High Court. वो सब बातें कर रही है, लेकिन अभी they also filed an ED. Then there is another report saying EOW वाले केस में भी they filed an FIR, ED filed an FIR. But that also has to be examined whether ED can file an FIR or the police files an FIR, then ED jumps into the picture. So these are the technical issues that need to be discussed among the advocates. I am not competent on that. ना, मैं आपसे एक पूछना था, एकनाथ शिंदे जी ने ऐतिहासिक जो 2 निर्णय लिया था, अपार्ट फ्रॉम ही इज बीन रेगुलरली डूइंग इट, जो सेंट्रल पार्क फिर रिवाइव कर दिया उन्होंने कल। उससे पहले उन्होंने कहा कि ओसी में जिस प्रकार से कहा कि I am giving you a kind of amnesty where OC is concerned, because मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और अलग-अलग जगह महाराष्ट्र में buildings are never getting OCs. 35,000 पूरे महाराष्ट्र देखो, उससे ज्यादा। तो how do you find this a landmark judgment, landmark decision, ऐतिहासिक जो बोलते हैं? How do you see that? See, जहां तक ओसी वाला इश्यू है, जो घर खरीदता है उसका हक बनता है, because he must have been cheated either by the builder or the builder has not followed the proper rules and regulations, or there have been cases in Navi Mumbai where CIRCO also had mistakes, committed a mistake in the sense mangrove zone में CRZ एरिया में उन्होंने प्लॉट दे दिया बिल्डर को, और को बिल्डर को सीसी दे दिया, और बाद में बिल्डर को कहता है कि तुम जाके एनवायरमेंट परमिशन लेकर आओ। वो सब चीजें गलत है। इसको सिरको जैसी संस्था को भी इसके ऊपर जिम्मेदारी से काम करनी चाहिए। दे शुड नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। लेकिन अगर इस तरह से मास लेवल पे अगर ओसी को आप क्लियर कर दोगे, तो एनी काइंड ऑफ irregularity can be regularized tomorrow. There has to be individual cases, individual builder cases have to be scrutinized. Only where they are eligible they should be given. ये सब दे दिया कानून को तोड़ के आप कर दोगे, कानून को दरकिनारे करके, they are bound to be challenged in the court if there are real environmental issues are involved. I'll give you an example. उरनी एरिया में एक प्लॉट को फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया सिरको ने प्लॉट अलॉट किया था, दैट वाज फुल ऑफ मैंग्रोव्स, और वो फार्मर जो है वहाँ का किसान, वहाँ के लोकल आदमी, ही एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद अ बिल्डर। दोनों मिलके बिल्डर बनाया, प्लान बनाया, और प्लान सबमिट करने के बाद सिरको कहती है अब जाके, बिकॉज उरन एरिया इज गवर्न बाय द सिरको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल है, लेकिन सिरको इज द लैंडलॉर्ड देयर। वो कहती है आप जाके अपने एमसीजेडएम से पास करा के ले जाओ। एमसीजेडएम से ठुकरा दिया सीधा, कहते हैं तो 75-80% प्लॉट में मैंग्रोव्स है, और दोनों मर गए, दोनों खत्म हो गए ना। तो जो बिल्डर जो बेचारा एग्रीमेंट साइन किया लोकल किसान के साथ में, वो भी खत्म, और उसका तो पैसा डूब गया। और आगे जो प्रॉफिट जिसको जिस तरह से रिसेटलमेंट करने के लिए जिस किसान को जो प्लॉट दी गई थी, वो भी बेचारा अटक गया ना। इसीलिए सिरको जैसी संस्था को भी इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करनी चाहिए, जहां पर उनको पता है। सिर्फ ऐसे बात नहीं कि सिरको वर्क के ऑफिसर को नहीं पता है, यहाँ पर CRZ है, यहाँ पर CRZ 1 नहीं है, CRZ 2 है, कितना हो सकता है, कितना पास नहीं हो सकता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मालूम है। लेकिन सिरको आज के तारीख में बिकम ए वेरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सो इज MMRDA, तो आई कांट ब्लेम देम बिकॉज दे आर अल्टीमेटली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव टू डू दैट, बट कीप एनवायरनमेंट इन माइंड। आप जो भी काम करते हो, उतना ही मेरा अपील है। No, I think Vyasji would like to answer that, but first let me, you can finish, Vyasji will finish the entire. मलिक साहब, पहले आप बताइए, नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक हाईलाइट करेंगे कि मिसडीड्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, जिस प्रकार से आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को हैरेसमेंट ईडी के माध्यम से, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, अलग अलग चार्जेस जो आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया। तो हाउ डू यू सी दैट? नेशनल हेराल्ड केस को किस प्रकार से देखते हैं? इज इट अ वायलेशन और यू कैन से इन्वेजन इनटू द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ स्पेशली ऑपोजिशन लीडर्स? जी, देखिए, आपने बात की ईडी की, तो मैं समझता हूं विशेष रूप से आपने ईडी का जैसे नाम लिया, और इसी तरीके से ईडी सीबीआई और ईवीएम वोटिंग, ये सब चीजों की रट लगाने का काम करते हैं। जब ईडी सीबीआई की बात होती है, मैं समझता हूं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, और उसके साथ साथ स्वतंत्र संस्थाएं हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी रूप में ईडी और सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है।
किसी रूप में कोई दखल नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर जाए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से ईडी से और सीबीआई से क्या लेना देना, मैं ये इस चीज को भी नहीं समझ पा रहा हूँ पर्टिकुलर। क्योंकि अगर जो भी कानून का विद्यार्थी होगा, जो भी कानून को जानता होगा या एक तरीके से कानूनविद होगा, वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ईडी और सीबीआई अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है विषयों को, उसका एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से या किसी प्रेशर पॉलिटिक्स से मैं समझता हूँ किसी रूप में लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, सबके अपने विचार है, सबको पूर्ण रूप से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का अधिकार है, उन्हें बोलना चाहिए, वो बोले, जो इच्छा है वो बोले। और अल्टीमेटली जनता है, जनता तय करती है और जनता निश्चित रूप से देखती है कि किसको वोट देनी है, कौन सही बोल रहा है, और जिस राजनीतिक दल को जनता वोट देती है निश्चित जीतता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से ईडी और सीबीआई का, तो ईडी और सीबीआई अपने आधार पे और तथ्यों के आधार पे पूर्ण रूप से जांच करती हैं। और जो भी जेल भेजा जाता है वो किसी प्रकार से ईडी सीबीआई भी अपने आधार पे नहीं भेजती। वो अगर बात कर जाए कोर्ट की, तो कोर्ट जेल भेजता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात कर जाए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया था फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी कोर्ट के द्वारा भेजा गया था। और भारतीय जनता पार्टी का किसी रूप में कोर्ट से क्या रिश्ता हो सकता है, ये कोई व्यक्ति कहेगा कि कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो रिश्ता जबरन जोड़ने का काम किया, तो ये जस्टिफाइड क्या, मोदी जी को जिस प्रकार से हैरेसमेंट किया था करीबन 10 साल व्हेन ही वाज सीएम, क्या इट इज इक्वेटेड दैट आज सोनिया गांधी, राहुल जी को भी आप हेरल में फंसा के हैरेसमेंट करोगे? क्या ये इक्वेशन ठीक है? इन सिंगल लाइन बिफोर आई गो टू व्यास जी टू एंड इट अप। नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बदले की राजनीति का, अगर कोई सरकार आ जाए किसी भी राजनीतिक दल की और वो चाहे कि किसी व्यक्ति से पर्टिकुलर बदला लेना है, तो निश्चित रूप से वो ले सकती है क्योंकि वो एक सरकार है। लेकिन जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस की सरकार थी, जितना मर्जी आप बदला लिया वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है और सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सही से इंप्लीमेंट हो रहा है, यहां तक सही से इंप्लीमेंट हो रहा है। जो कहते हैं लोग कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो इमरान मसूद जी हमारे इधर सहारनपुर से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा से एमपी बने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने प्रचार करने का काम किया, टिकट प्रदान किया कांग्रेस पार्टी ने, और सबने मिलकर जितवाने का काम किया। और इमरान मसूद जी का क्या बयान था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वो भी सर्वविदित है। बोटी बोटी वाला बयान दिया था। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां तक तो उसका दायरा नहीं हो सकता कि किसी को आप हत्या की धमकी दे दो, और वो भी देश के प्रधानमंत्री को दे दो, और देश के प्रधानमंत्री पद का अपमान कर दो और बोटी बोटी जैसा बयान दे दो। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये चीज नहीं कहती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइड नहीं करता हमें अधिकार कि हमें किसी भी एक आम आदमी को भी हत्या की धमकी दे। और ये तो पूर्ण रूप से देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का एक तरीके से हनन है। तो मैं समझता हूं यहां तक आज लोगों को स्वतंत्रता है। एक दौर वो भी था जब इंदिरा जी के विरुद्ध कोई चूं भी अगर कर जाए तो निश्चित रूप से उसे जेल जाना पड़ता था, और तमाम सारे लोग गवा रहे, चाहे मोरारजी देसाई जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हो, सबने देखा इस चीज को। Now, Vyas ji, you want to answer because we believe that it's a landmark decision. एकनाथ शिंदे जी ने ओसी एमनेस्टी हो, पगड़ी सिस्टम में रीडेवलपमेंट में आसान प्रोसेस आगे लेके पूरे एरिया के रीडेवलपमेंट हो जाए। मेनी बिल्डिंग्स अफेक्टेड अक्रॉस मुंबई एंड ठाणे एंड नवी मुंबई, बट जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बीएन कुमार जी हैज बीन वर्किंग हैंड्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, तो इलीगल बिल्डिंग्स को अगर ओसी मिलता है, उनका प्रश्न है, हाउ डू यू सी दैट? व्यास जी। नाम्बियार जी, एकनाथ राव जी शिंदे के सदन में, नागपुर के सदन में दिए गए बयान में कहीं एक वाक्य में है क्या कि लीगल और इलीगल एवरीबॉडी विल बी गिवन ओसी? उन्होंने कहा जिसका ओसी लंबित है और उसको विदाउट फॉलोइंग ये जो लंबा चौड़ा प्रोसेस करके उनको जो हेरेसमेंट हो रहा है, इफ दे आर फॉलोइंग अंडर सर्टेन पैरामीटर्स दे विल बी ग्रांटेड ओसी। हु सेड दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन विल बी गिवन ओसी? ही नेवर सेड दैट, नॉट दैट, लेट दैट, यू वेट फॉर जीआर। इवन तो सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करता आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने का। तो हाउ कैन द ओसी बी गिवन टू समथिंग व्हिच इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इलीगल? सी, जहां पे आपको जस्टिफिकेशन है वहां भी आपको डिले हो रहा है, वहां यू विल गेट फास्ट ट्रैक, यू विल गेट ओसी एज अ फास्ट ट्रैक वे. Nobody says that illegal thing. Devendra Fadnavis government is not guaranteeing that illegal construction will be protected by giving OC. No, sorry. Those who are eligible to get OC, it will not be further delayed. It will be given
expeditiously as early as possible. That's the announcement. It's not that illegality will be covered this way. No, sorry. This present government will never ever protect the illegal construction. Number one. Number two, आपने कहा ये जो प्रोटेक्शन पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि नामबियार जी, हमारे मित्र नवीन कुमार जी ने भी कोई बात कही। इस देश में नवीन कुमार जी एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, याद है ना हम सब लोगों को, कांग्रेस के ही थे। उनके ऊपर 18 साल पुराना कोई केस चला, लखूभाई पाठक, और उनको एज ए एक्यूज जोड़ा गया, उनके ऊपर आरोप लगा, बाद में उनको निर्दोष छोड़ा गया। तो अब आप उसको कहेंगे हैरेसमेंट हुआ? तो उनका खुद का शासन था, खुद प्रधानमंत्री थे। लेकिन कानून की एक प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया में अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC he was to be aided and he was aided and he has to undergo the process. Ultimately he was acquitted. तो अब आप कहोगे कि उनको किसने तंग किया? बीजेपी ने तंग किया क्या? ये हमारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर न कोई बीजेपी होती है, न कांग्रेस होती है, न शिवसेना होती है। वहां हम भारत के नागरिक होते हैं और उस व्यवस्था के सामने हमको उसका सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने भी किया, तो इसमें आप किसी एक पार्टी को दोषी दे तो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था को आप मानिए, उसको सबको मानना है, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो या शिवसेना वाला हो। इससे वो कोई वाला नहीं है, वहां भारत का नागरिक है, उस भारत के नागरिक को उस न्याय व्यवस्था के सामने जा रहा है, उसका सामना करना है। BN Kumar ji, you also be happy 295 acre एकनाथ शिंदे जी ने फिर वो सेंट्रल पार्क, सब लोग सोचिए भूल गए। हाँ, मैं बोलना भूल गया कि नामबियार जी, माफी चाहता हूँ कि दक्षिण मुंबई, जिसमें इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, दक्षिण मुंबई विशेषकर ये जो आप बात करो रेसकोर्स मैदान के पास, महालक्ष्मी एंड तारदेव के बीच में, वहां पे अगर नवीन कुमार जी, आप तो पत्रकार हैं, आते जाते रहे होंगे, वहाँ इतना थिकली एरिया, पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें अगर 300 एकड़ का वर्ल्ड लेवल का अगर कोई गार्डन बनता हो, पार्क बनता हो, उसमें जहाँ खुली ऑक्सीजन मिलती हो। मैं भी वर्ली एरिया में रहता हूँ, मैं वही वर्ली मॉर्निंग वॉक पे भी जाता भी हूँ, तो मैं देखता हूँ इतने दिन तक वहाँ धुआं, पॉल्यूशन। अब जब 300 एकड़ का, मेरा एक सपना है कि 300 एकड़ का जब ये पार्क मेरे नेता ने जो अनाउंसमेंट किया, अगर वो साकार हो जाएगा, तभी यहाँ रहने वाले लोगों को, जिस हमारे जैसे नागरिक है, उनको कितनी स्वच्छ हवा मिलेगी, कितना उनके लिए ऑक्सीजन का वहाँ पे प्रचार होगा। तो ये चीजें अच्छी चीज है, उसमें किसी का विरोध करने के क्या सवाल है? क्या वो खाली शिवसेना या बीजेपी वाले हवा लेने वाले हैं क्या गार्डन में? वहाँ किसी ने बंद किया क्या? कांग्रेस ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा तो कोई हमारे अधिकार में नहीं लिखा है क्या कि इफ यू आर अ मेंबर ऑफ कांग्रेस you will not be given entry there. No, it's not like that. Any Indian can go there and enjoy that. Thank you so much, Advocate Sushil Vyas ji. Thank you so much, BN Kumar ji. Thank you so much, Dr. Abhiram Malik ji. Thank you for being on the show. People enjoyed it. As we always end with the preamble to the Constitution that says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights where equality is concerned. Freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness where liberty is concerned. Fraternity, eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." As we always say, it's a fundamental duties to click on. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation now. When you subscribe to the icon, click on that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. And we always believe it's a fundamental duty of all political parties and political leaders to come together to preserve and protect the foundations and pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. If the Constitution survives, the Republic survives and the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.